Hello everyone, welcome back to Commerce Makeover. So today we are going to do Unit 2 Procurement of Human Resource. So उसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सॉरी स्पेलिंग का इशू हो गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग समझ आना। इसके अंदर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब कि फीचर्स की बात करते हैं। मतलब कि क्या क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक गोल सेलिंग करना, एचआर नीड पता करना क्या क्या है, मैन पावर की इन्वेंट्री मेंटेन करना कि मैन पावर कितने हैं, सही है कि नहीं है, कम तो नहीं पड़ जाएंगे, काम ज्यादा हो गया तो सही तरीके से मेंटेन करके रखना, डिमांड सप्लाई का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना, गुड वर्क कंडीशन इंश्योर करना कि है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूज होना, एम्प्लॉय डेवलपमेंट चेक करना, एचआर पॉलिसीज बनाना, देन कंट्रोल करना मेजर्स को जितने भी है, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट का एनालिसिस करना, सरप्लस या शॉर्टेज एक्सेस करना, देन फ्यूचर एचआर नीड्स फोरकास्ट करना, या फिर बोलो तो एडिकेट मैन पावर इंश्योर करना। लिमिटेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेऑफ से इनसिक्योरिटी होती है। लेऑफ का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, देन ओवर एस्टिमेट रिस्क होता है। देन अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी की बात करती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करती हूँ, तो इसका पहला पॉइंट आता है। देखो एफ कप चिप्स इस तरीके से हो गया, इसमें आई नहीं है बट एच है। आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा आपको। फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, फ्यूचर में कितने लोग चाहिए होंगे ये पहले से प्लान करना। देन कोस्ट विद द चेंजेस, इसका मतलब क्या है, मार्केट टेक्नोलॉजी या रूल्स बदले तो एचआर भी उसके साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि उसको हेल्प कर रहा है हमारा। ठीक है, हमें हमें हेल्प कर रहा है, मतलब कि यूजेस एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें स्किल के हिसाब से इफेक्टिवली यूज कराना, ये भी बहुत जरूरी है। देन उसके बाद प्रमोट्स एम्प्लॉय सिस्टमैटिकली। प्रमोट्स मेनली क्या है, प्रमोशन करना, मतलब अच्छे तरीके से करना, फेयर तरीके से होना चाहिए, सिस्टमैटिक बेसिस पे होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहता। नाउ क्रिएट्स रिजर्वियर ऑफ टैलेंट। क्रिएट रिजर्वियर ऑफ टैलेंट मतलब कि एक बैकअप टैलेंट पूल क्रिएट करके रखना, बैकअप क्या, जो रेडी होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत काम आ जाएंगे। इस तरीके से होता है, मतलब तालाब इकट्ठा करके रखना टैलेंट का, जब जरूरत पड़े तब काम आ जाए। देन उसके हमारा एच से आता है हेल्थ फॉर द फ्यूचर। दैट मीन्स कि फ्यूचर नीड के लिए लोगों को ट्रेन डेवलप या फिर मोटिवेट करते रहना। देन हेल्थ से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन आता है, बिजनेस बढ़ाना हो या मतलब कम करना हो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है, और हमें कम तो करना नहीं होता, बट स्टिल हम दोनों चीज की बात करके चलते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं कह रही हूँ कि लाइक प्रिवेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसका मतलब है कॉस्ट को कट करना। एक्स्ट्रा लोग हायर करके वेस्ट करने से बचाता है, मेनली कॉस्ट कंट्रोल करता है। अगर प्लानिंग से चलेंगे तो एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा लोगों को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सक्सेशन प्लानिंग, फॉर फ्यूचर के लीडर्स के पहले से तैयार करना, जब जरूरत हो तुरंत रिप्लेस किए जा सकते हैं एचआर प्लानिंग के थ्रू। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहला आता है इसका एक्रोनिम समझ आना है, ऑलवेज ऑलवेज फाइंड डेडिकेटेड डायनामिक फोर्स। इसके अंदर हमारा पहला आता है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। इसके अंदर हमारे कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टाइम हॉरिजन, स्ट्रक्चर वगैरह। एंड यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कि कंपनी के गोल्स मतलब प्लान, जैसे मार्केटिंग वगैरह, ये सारी जो हमने बात करी, एनालाइज करते हैं तो मैन पावर की फ्यूचर नीड समझ आती है कि हमें क्या रखना है। देन उसके फोरकास्टिंग द डिमांड पर द एचआर, ये आप पढ़ लेना। इसके अगर मैं मतलब समझा देती हूँ आपको, फ्यूचर में कितने लोग चाहिए होंगे, किस स्किल के चाहिए होंगे, इसका फोरकास्ट किया जा सकता है, जितने भी ट्रेंड्स वगैरह, मार्केट कंडीशन है, कितने भी रेजिग्नेशन वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से। डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ द एचआर, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग इंटरनल लोग कितने हैं, एक्सटर्नल हायरिंग ऑप्शन कितने हैं, इस सबको एनालाइज करके रखना। देन उसके मतलब मैन पावर को, रिक्वायरमेंट को देख के रखना कि कहाँ कहाँ से हमें मिले हुए हैं। देन उसके हमारा पॉइंट आता है कि डिटरमाइनिंग मैन पावर गैप्स, इसका मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई कंपेयर करके ये देखा जाता है कि कौन से एरियाज में लोगों की कमी है, स्किल्स और क्वालिटीज दोनों के गैप को देखा जाता है। फॉर्मुलेटिंग एचआर प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो एचआर गैप्स को फिल करने के लिए प्लानिंग होती है, जैसे हायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रीट्रेनिंग करते हैं, शिफ्ट करना होता है, रीट्रेन करना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे, किसी को हटाना होता है तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स बनाने पड़ते हैं। ये सारे हमारे उसके अंदर पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन एज बाय प्रोडक्ट और जॉब एनालिसिस, की जॉब एनालिसिस के दोनों बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस समझेंगे, फिर इसको बताएंगे जॉब एनालिसिस से कैसे लिंक होता है, अलग से डिफरेंस भी आ सकता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर जेडी बोल रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन एंड JS लिख रहा होगा तो वहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट जो बताता है कि जॉब क्या करता है और यहाँ पे क्या है जो बताता है कि जॉब करने के लिए कैसे इंसान की ज़रूरत चाहिए, कैसा इंसान होना चाहिए। इधर बात हो रही है कि बताता है कि जॉब की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कैसे होते हैं। यहाँ पे बताता है कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स जो जॉब के लिए ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे बात हो रही है जॉब बेस की, काम क्या है? यहाँ पे बात हो रही है पर्सन बेस, पर्सन ओरिएंटेड है, इंसान कौन होना चाहिए? यहाँ पे बात हो रही है काम के तरीके क्या-क्या होंगे, टूल्स क्या-क्या होंगे, ठीक है? टाइमिंग्स क्या-क्या होंगे? यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एबिलिटी वगैरह की। यहाँ पे बात हो रही है रोल क्लियर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे बात हो रही है सही एम्प्लॉयी चूज़ करने में हेल्प करता है। इधर बात हो रही है जॉब एनालिसिस का रिजल्ट है और ये भी जॉब एनालिसिस का रिजल्ट है, ये दोनों का। ना इसके अंदर बात हुई रोल क्लैरिटी और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के लिए है। यहाँ पे बात हो रही है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक्यूरेसी के लिए है। ठीक है, जब पूछा कि जॉब एनालिसिस से कैसे रिलेटेड है, तो हमने बोला कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होता है, इसमें जॉब की ड्यूटीज़ और रिक्वायरमेंट को डेटा को कलेक्ट किया जाता है। आउटकम ऑफ जॉब जॉब एनालिसिस क्या बने? ये दोनों जॉब एनालिसिस से निकलते हैं। वो हमने देखा भी यहाँ पे पॉइंट के अंदर, ठीक है? इन्हें भी बाय प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। अब व्हाई कॉल्ड बाय प्रोडक्ट? कि जॉब एनालिसिस का मेन पर्पस ही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना एंड विदाउट जेडी एंड जेएस मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जेएस के जॉब एनालिसिस ही इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जॉब एनालिसिस वर्सेस जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हम जॉब एनालिसिस वर्सेस जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसका एक्रोनिम आ जाता है मैप आईटी ओप। ठीक है, तो मैप आईटी ओप के अंदर हम जब पहले बात करें जॉब एनालिसिस की, मीनिंग, अप्रोच, पर्पस, इंक्लूड्स, टाइप, आउटपुट, बेनिफिट, ये समझ जाना। ठीक है, जॉब एनालिसिस की बात करके चलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें जॉब के फैक्ट्स को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जॉब की ड्यूटीज और कंडीशन होती है। यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टिगेशन यानी रिसर्च जैसा प्रोसेस होता है। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्यूमेंटिंग या रिपोर्टिंग पर बेस्ड होता है। यहाँ पे बात हो रही है जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जेएस मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए और एचआर डिसीजन बेटर बनाने के लिए होता है। यहाँ पे क्या है जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग लाइन और एक्सपेक्टेशन क्लियर करने के लिए होता है। यहाँ पे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे होगी जॉब टाइटल, ड्यूटी से सब चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गए ये मतलब यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसेस की बात मतलब कि एनालिसिस वाला प्रोसेस कह सकते हो, एनालिसिस होना चाहिए वहाँ पे या फिर फाइनल आउटपुट डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो जेडी है जेएस से बन रहा है मतलब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन से बन रहा है, इसका यूज हायरिंग, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस वगैरह में हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है मैनेजर को जॉब की नेचर समझाने में हेल्प मिलती है कि जो बेटर बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यहाँ पे बात हो रही है एप्लीकेशन को जॉब के रोल और एक्सपेक्टेशन समझाने में हेल्प करने के लिए बात चल रही है। तो इसका हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। इसके अंदर हमारा इकोनॉमी रहेगा ओए ओए देखो सोना जैसे चमकता दिल जश्न मनाता। ठीक है, थोड़ा फनी है बट याद में तो रखना ही है। देखो क्या बोला इन्होंने, पहला क्योंकि स्टेप्स से इसको सीरियल ऑर्डर में याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, इसके अंदर फिर हेडिंग पढ़ते चलना, मैं आपको समझा दे सकती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, जॉब का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, गोल्स और इफेक्टिवनेस का से क्या लिंक है, ये समझाना है इसके अंदर। देन जॉब एनालिसिस करने के लिए प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग और जिम्मेदारियां मेनली सारे असाइन करना, ये भी बहुत जरूरी है, जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जॉब एनालिसिस का यूज किस पर्पस के लिए होगा, हायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सैलरी डिसाइड करने के लिए वगैरह वगैरह सारी चीजों के लिए पूछा जाएगा। देन उसके बाद ऐसे जॉब सेलेक्ट करना जो पूरे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करे। देन डिसाइड करने कि एम्प्लॉय क्या काम करेगा, ठीक है, एंड कैसे करेगा, कौन से मेथड से करेगा, सारी चीजें हो गई यहाँ पे। देन इसका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन या फिर जो भी हमारे मेथड्स रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको मेथड समझने की जरूरत नहीं है, वैसे भी देख सकते हैं डायरेक्टली। देन एक रिटन फॉर्मेट तैयार करना जिसमें ड्यूटीज, कंडीशन या फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स लिखे होते हैं। एंड देन लास्ट में आ जाता है एम्प्लॉय के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस वगैरह। देन हमारा आता है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा इसमें पहला आता है पिक डर्ट, पहली बात तो ठीक है, पिक एंड डर्ट इस तरीके से हो जाएगा। कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, वो यहाँ पे हमारे सोर्सेज की बात चल रही है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हमारे क्या-क्या आ रहा है, प्रमोशन, ट्रांसफर, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, बिडिंग। ठीक है, देन इसमें नीचे एक और आ रहा है रिकमेंडेशन, रेफरल, बाकी सारे एक्सटर्नल के अंदर आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं मेरिट्स ने क्या बोला कि एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाता है, कॉस्ट कम होती है, टैलेंट को पहचाना जाता है। इधर क्या बात हो रही है कि
बोर्डम या फिर स्टैग्नेशन, रुकावट हो सकती है, डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकती है। इधर बात हो रही है इंटरनल के अंदर की ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है। इधर लिमिटेड लॉग अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल राइवलरी हो सकती है। देन यहाँ पे बात हो रही है फ्रेश एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट मिलते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी होती है, ट्रेनिंग पे पैसा लगता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है हमारी फास्ट हायरिंग होती है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इधर बात हो रही है कि बिना स्क्रीनिंग एप्लीकेंट्स आते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है आई इनडायरेक्ट मेथड वाला, दैट इज बड़ी ऑडियंस तक पहुंचता है, ठीक है, एम्प्लॉयर ब्रांड बनाता है। यहाँ पे क्या है, महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा, कई बार गलत कैंडिडेट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। देन यहाँ पे इंटरनल वाला जल्दी हायरिंग होती है, ट्रस्टेड सोर्स होता है। इधर बात कर रहे हैं तो फेवरेटिज्म, ठीक है, इधर वाली बात कर रहे हैं फेवरेटिज्म या फिर बायस हो सकता है, डाइवर्सिटी कम हो सकती है। इधर बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल हैंडल करते हैं, ठीक है, मेरे सारे के सारे एचआर का टाइम बचा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत महंगा होता है ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल करना, मतलब कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल। देन इसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे दूसरी चीज आती है दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरियल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए क्या है, वही सारे पॉइंट्स है, बस थोड़ा अलग से कर दिया है यहाँ पे। देखो देखो, पहले पॉइंट आता है हमारा प्रमोशन का, इंटरनल जो होता है हमारा, यहाँ पे मतलब क्या है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हायर पोस्ट पर प्रमोट करना। मेरिट्स क्या क्या है इसके, अपने एम्प्लॉइज का टैलेंट यूज होता है, मोरल बढ़ता है, मेनली कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जैसे आप बहुत छोटा टैलेंट पूल, नए आइडियाज नहीं आते हैं, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड पूल आता है, बहुत छोटा टैलेंट है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी से नए टैलेंट को हायर करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम बोलते हैं, वहां से लेके आना। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है फ्रेश और एनर्जेटिक कैंडिडेट मिलते हैं, इंडस्ट्री लिंक बनता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी होती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसलिए मीडिया एडवर्टीजमेंट की बात करती हूँ तो न्यूज़पेपर या जर्नल्स वगैरह की बात हो रही है, में जॉब एड तक, लाइक और जॉब एड देना, ताकि जो ज्यादा लोग पहचान पाए। देन यहाँ पे ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ज्यादा लोग तक पहुंचना होता है तो सीनियर रोल्स के लिए भी यूजफुल हो जाता है, महंगा पड़ता है बट ठीक है, गलत लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, इसके अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करना, टॉप मिडिल लेवल हायरिंग के लिए, ठीक है। देन एक्सपर्ट हैंडल करते हैं, टॉप रोल्स के लिए परफेक्ट है। देन इसका यहाँ पे काफी कॉस्टली होता है, कंपनी कल्चर समझाने में दिक्कत देता है। देन हमारा पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका एक्रोनिम देखो स्टेप्स होते हैं, इसलिए इस तरीके से रखना पड़ा, RSSHMRH, इस तरीके से रखना आएगा, हो सकता है। रिसेप्शन की बात कर रहे हैं, जॉब जब कैंडिडेट कंपनी में पहुंचता है तो उसका पहला इंटरेक्शन होता है कि मतलब या एचआर से होगा या तो रिसेप्शनिस्ट से होगा, तो उनका वेलकम करने के बाद उसका जो इम्प्रेशन पहला बनता है वो वहीं से चालू हो जाता है, वहीं से फर्स्ट इंप्रेशन। स्क्रीनिंग इंटरव्यू की बात करते हैं तो एक छोटा और बेसिक इंटरव्यू होता है, जिसमें एचआर ये चेक करता है कि कैंडिडेट बेसिक रिक्वायरमेंट की सारी फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एक्सपेक्टेशन वगैरह। देन इसका सिलेक्शन टेस्ट आता है, जिसमें बोलते हैं कैंडिडेट से कुछ रिटर्न में या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, जो हम नीचे बात करेंगे। सिलेक्शन इंटरव्यू की जो हम बात कर रहे हैं, ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जहां डिटेल क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, कैंडिडेट की कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और जॉब फिट इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट का हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें देखा जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली जॉब के लिए फिट है या नहीं। देन लास्ट सेकंड आता है रेफरेंस चेकिंग, ठीक है, कैंडिडेट्स के दिए गए रेफरेंसेस, जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर है या फिर जो टीचर्स हो गए या प्रिंसिपल्स हो गए, इससे बात करते हैं, जिससे उसका पास बिहेवियर और क्रेडिबिलिटी वेरीफाई की जाती है। देन लास्ट में आता है हायरिंग डिसीजन। सभी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं। ये डिसीजन यूजुअली मैनेजर या फिर एचआर टीम लेती है, राइट। रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन के डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, मून सी फॉर, ठीक है, इस तरीके से मून सी फॉर। आगे देखो, यहाँ पे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। देन यहाँ पे बात हो रही है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। यहाँ पे बात चली, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स को चुनना, ठीक है, एक झुंड में से सिलेक्शन करना होता है ना। देन उसके बाद ये एक हमारा पहला स्टेप होता है, उसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट को फॉलो करते करते, मतलब पहला रिक्रूटमेंट होता है, फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे झुंड में से, झुंड इकट्ठा हुआ रिक्रूटमेंट, उसमें से कुछ सेलेक्ट करा तो वो सिलेक्शन। देन उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है नेचर का। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन मतलब रिजेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें बस आउट कर रहे हैं, यहाँ पे बुला के कैंसिल कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लेके, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। देन उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, सिर्फ एप्लीकेशन ली जाती है, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पर एंड होता है। आगे देखते हैं, एक मिनट।
इसमें कौन-कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं मेनली? इसमें जॉब की इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करना, फॉर्म्स भरवाना वगैरह एक्सेट्रा चलता है। इसमें टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप, सिलेक्शन, डिसीजन सब आता है। यहाँ पे मेनली एचआर डिपार्टमेंट या आउटसाइड रिक्रूटर जो होते हैं वो हैंडल करते हैं। यहाँ पे एचआर प्लस लाइन मैनेजर प्लस सिलेक्शन पैनल जो होता है वो उसके थ्रू जाता है सारा काम। यहाँ पे कौन-कौन से टूल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स हो गया, एड्स, इंटरनल सर्कुलर्स वगैरह हो गए। यहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट, रेफरेंस चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह हो गया। यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट की बात करते हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, हो सकता है आपकी केस स्टडी में भी आ जाए, बट खैर ये वाला चैप्टर आपकी केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 5 ठीक है, मैंने 2 3 4 से तो आएगा ही आएगा, आता ही है केस स्टडी में। एक केस स्टडी आएगी बस। ठीक है, ढंग से करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना केस स्टडी के लिए, वो भी बात कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक की बात चल रहे हैं, फिर उसको लिंक करते हुए जस्ट गो टू द केस स्टडी कि क्या कहना चाह रहे हैं। आपको समझ आ जाएगा आपको क्या लिखना है, जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा। ठीक है ना? उसमें देखो इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें, कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी और जल्दी सीखने की कैपेसिटी चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करूँ, कौन कितनी तेज से सीख सकता है, ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल होता है वो चीज। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, किसी के खास स्किल सीखने का पोटेंशियल चेक करता है, नई चीजें जैसे क्लरिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैथ्स के स्किल्स के लिए। इसके ये आता है पर्सनालिटी टेस्ट, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल और सोशल बिहेवियर जैसे ट्रेट्स देखता है। स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी पे एक्सेस होता है। देन यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, इसका देखो 3 ABC है, मतलब इसके अंदर की बातें चल रही है इसके अंदर। तुम्हारा आता है पहले इसके अंदर प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब इमोशनल थिंकिंग समझने के लिए सॉरी। ठीक है, इमेज दिखाकर इंटरप्रिटेशन करवाया जाता है। इमेज से इमोशनल थिंकिंग का आइडिया मिलता है। देन आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट के इंटरेस्ट को सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करता है। करियर गाइडेंस के लिए यूज होता है। प्रेफरेंस टेस्ट की जब बात चल रही है तो कैंडिडेट के पर्सनल लाइफ को जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच कराता है। जॉब फिट होने के चांसेस समझाने के लिए यूजफुल रह जाता है ये। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट की बात चल रही है तो कैंडिडेट्स में पहला क्या सीखा है, ये क्या कर सकता है, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, वो टेस्ट करता है। देन यहाँ पे इसके टाइप्स वगैरह में बात करूँ, जॉब नॉलेज, वर्क सैंपल टेस्ट वगैरह हमारे रहते हैं। देन इसके बाद सिमुलेशन टेस्ट पे आ जाते हैं। सॉरी, सिमुलेशन टेस्ट पे आ जाते हैं। जॉब जैसे सिचुएशन क्रिएट करके कैंडिडेट का रिएक्शन देखा जाता है यहाँ पे। देन इसके मैनेजर लेवल के लिए यूज होता है। देन उसके हमारा आता है असेसमेंट सेंटर, ग्रुप या इंडिविजुअल एक्सरसाइज के थ्रू रियल जॉब सिचुएशन सिमुलेट करता है। यहाँ पे इन बास्केट, ग्रुप डिस्कशन, गेम इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। देन ग्राफोलॉजी टेस्ट हो गया हमारा। ग्राफोलॉजी टेस्ट के अंदर हैंड राइटिंग के थ्रू पर्सनालिटी और इमोशंस को जज करता है। राइट के लूप्स को से जज करता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब कि लाई डिटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ये टेस्ट जज करता है कि कैंडिडेट सच बोल रहा है झूठ, बॉडी रिस्पॉन्स के बेस पे। ट्रूथफुलनेस के लिए यूज होता है यहाँ पे। देन लास्ट आता है इंटीग्रिटी टेस्ट, दैट इज कैंडिडेट कितना ऑनेस्ट और एथिकल है ये प्रिडिक्ट करता है। झूठ बोलने, चोरी करने के लिए टेंडेंसी के लिए चेक होता है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके हमारा आता है व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू का मतलब है एक फेस टू फेस और कन्वर्सेशन होती है जिसमें कैंडिडेट और इंटरव्यू बैठे होते हैं आमने सामने। इस पर्सन में इंटरव्यू कैंडिडेट के स्किल्स, एबिलिटी और जॉब के लिए सुटेबिलिटी का मतलब जजमेंट करता है। ये एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज होती है यहाँ पे दो मेनली या दो से ज्यादा सवाल या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एम क्या रहेगा हमारा, कैंडिडेट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेना, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, फैमिली बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, क्या मैनर्स है, अपीयरेंस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या-क्या हैं। देन इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, सिग्निफिकेंस भी इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है, बेनिफिट भी इम्पोर्टेंस ही होता है। ठीक है? यहाँ पे देखो क्या-क्या बात हुई, वेरिफाइज इन्फॉर्मेशन मतलब वेरिफिकेशन की बात चल रही है। एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्ट से ली गई इन्फॉर्मेशन जो वेरीफाई करता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है, कैंडिडेट से और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो फॉर्म में नहीं होती है। जॉब नॉलेज की बात चल रही है, जॉब और कंपनी के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे देता है कैंडिडेट को। देन अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है, इट मीन्स कि कंपनी और कैंडिडेट के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। रियल लाइफ व्यू की बात चल रही है, कैंडिडेट को लाइव देख सकते हैं, उसका बिहेवियर, मैनर्स, कॉन्फिडेंस। देन इसके इंटरेक्शन की बात चल रही है, एक देखा जा सकता है कि कैंडिडेट के इंटरेक्शन स्टाइल कैसे हैं। पर्सनैलिटी चेक की बात चल रही है, कैंडिडेट की क्वालिटी जैसे इनिशिएटिव, डिटर्मिनेशन, वर्क हैबिट जज की जा सकती है आमने सामने। देन इसके हमारा पॉइंट आता है इसके स्टेप्स के ऊपर, किस क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। प्रिपरेशन फिजिक्स का ग्राउंड में देखिए, प्लीज प्रिपेयर कूल कॉफी अर्ली, क्योंकि
डिटेल वाइज याद करना है। देन इसके अंदर बात करें तो पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन का, कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करना है, इंटरव्यूज फाइनल करना, फॉर्म्स रेडी रखना। देन आता है फिजिकल सेटिंग, इट मीन्स कि इंटरव्यू रूम प्राइवेट है। देन इस पर ध्यान रखना कि नॉइस फ्री है, वेल लिट एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। देन इसके बाद आ जाता है कंडक्टिंग इंटरव्यू, रैपॉर्ट बनाना, देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ऑब्जर्वेशन लिखना, ये सारी चीजें आ जाती है। देन क्लोजिंग द इंटरव्यू की बात चल रही है तो फ्रेंडली वे में इंटरव्यू क्लोज करना, ऑकवर्डनेस अवॉइड करना। इवैल्यूएशन रिजल्ट की बात चलिए तो कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक्सेस करना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द टेस्ट डेटा। तो इसके बाद आता है प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन। ठीक है, 2 टॉपिक रह गए, वो ध्यान से समझिए। एक पॉइंट रह गया शायद, नहीं ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन पे आ जाते हैं। प्लेसमेंट का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, असाइनिंग जॉब टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट की प्लेसमेंट दे दी। इंडक्शन मतलब क्या होता है, जितने भी नए नए लोग आ रहे हैं उनको नए एम्प्लॉय से बताना, जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनको नए एम्प्लॉय से मिलवाना, नए एम्प्लॉय को ओल्ड एम्प्लॉय से मिलाना। ये जॉब रोल मैचिंग की बात हो रही है। यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यहाँ पे जॉब वाली के एलोकेशन, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही होती है। यहाँ पे लोगों को बताना उनके पीपल, कल्चर एंड पॉलिसीज क्या क्या है। यहाँ पे बात करना उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, यहाँ पे उनको फील कराना कि ये बिलोंगिंगनेस जैसे फील कराना। यहाँ पे मोरल बूस्ट करना, उनका टर्नओवर रिड्यूस करना, मतलब कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस करना। एब्सेंटिज्म को कैंसिल करना कि उनको प्लेसमेंट लग चुकी है। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि उनको सिक्योरिटी देना कि आप यहीं पे रहोगे, कोई और नहीं आएगा। देन बिलोंगिंगनेस एंड कंफर्ट को इंक्रीज करना। सोशलाइजेशन की जब बात चल रही है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें नए एम्प्लॉयज या रिक्रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स और कल्चर को समझने का, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में एचआर या डिपार्टमेंट हेल्प करता है एक नए एम्प्लॉयज को एडजस्ट होने में, कंपनी के तरीके, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन और वर्क एनवायरनमेंट को समझने में। ये एक प्रोसेस है जिनको मेनली क्या सिखा रहे हैं कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन किस रोल में आ रहा है, टीम कल्चर क्या है, देन क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेनली क्या है कि सोशलाइजेशन एक अडेप्टेशन है, एक प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉय धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते जाते हैं, मेंटली भी एंड बिहेवियरली भी। ठीक है, स्टेज की बात करते हैं। स्टेज ऑफ हमारा सोशलाइजेशन आता है पीईएम, दैट इज प्री अराइवल, व्हिच मींस कि एक्सपेक्टेशन, नॉर्म, जॉब के आइडियाज, वैल्यूज, कंपनी के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन पता रहती है। एनकाउंटर की बात करें तो रियलिटी से सामना, एडजस्ट करना, पीयर से इंटरेक्शन मतलब कलीग से इंटरेक्शन रखना, कल्चर समझना। एंड मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एटीट्यूड चेंज होना, वैल्यू अडॉप्ट करना, कॉन्फिडेंट फील करना, बिहेवियर मोल्ड करना, किस तरीके से चल रहा है। देन उसके हमारा पॉइंट आता है बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज। डोंट गेट कंफ्यूज विद द बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, द सोशलाइजेशन विद द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। वो ट्रेनिंग वाला है, सोशलाइजेशन वाला है। यहाँ पे देखिए फॉर क्लियर पिक समझ आना, इसके अंदर फैमिलियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, ओरिएंटेशन मिलती है, वैल्यू, रूल्स, हिस्ट्री, रोल क्लैरिटी, क्या करना है, कैसे करना है, कॉन्फिडेंस से सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, लर्न करता है कि किस तरीके से जॉब एक्सपेक्टेशन करनी है, रखनी है, क्या क्या काम करना है। देन एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करता है, अथॉरिटी कैसे काम करती है ये समझता है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस डेवलप होती है, पार्टिसिपेशन का लाइक कॉर्पोरेट कल्चर में रोल क्रिएट होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, कनेक्शन होती है कंपनी के गोल से, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, इसका एक में आएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टेबिलिटी आती है, एम्प्लॉयज कमिटेड होते हैं, टीम वर्क इंप्रूव होता है, रिटेंशन बढ़ता है, टर्नओवर कम होता है, इजी होता है नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, न्यू एम्प्लॉय जल्दी एडजस्ट हो जाता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, ट्रेनिंग इफेक्ट हो जाती है, हैंडल हो जाते हैं रिबिलियस एम्प्लॉयज, मतलब कि जो चेंज या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक डन होता है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ढंग से करना, जितने भी हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन से लिख के आना, और जितने भी आपके अंदर का कंटेंट है उसे तरीके से लिख के आना, दिखना चाहिए कि आपने कंटेंट लिखा है। कहानियां मत बनाना, कोई भी कहानी पढ़ने के लिए आपके इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी हेडिंग मैटर करती है, पर साथ में आपका कंटेंट भी अंदर उतना मैटर करता है, बट रेलेवेंट होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं रेलेवेंट लिखो, उसके रिलेटेड लिखो, उसको लर्न करने के लिए नहीं करिए, बट हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग याद होगी तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे से बना पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे प्लीज शाम में आके बताना कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे शाम में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।